जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से मैं राकेश गढ़वाल आप सभी का इस डेल्टा प्लस की यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, लास्ट टाइम हमने आपका यूनिट स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो थोड़ा सा बेसिक पोर्शन था वो हमने देखा। उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशंस देखी। उसके बाद में दो जो वर्ड आए हमारे पास, एक वर्ड इलेक्ट्रिक और चार्ज, उनके बारे में पढ़ा। चार्ज की यूनिट्स देखी। आज हमारा जो नंबर है वो है चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज, यानी चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो क्या है वो हम देखेंगे। तो यूनिट हमारे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो चार्जेस क्या है ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया, और हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, Q इक्वल टू एन। अब इस पर आधारित न्यूमेरिकल एक, जब इसके एक दो तीन फॉर्मूले एक साथ हो जाएंगे तब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक पूरी क्लास रखेंगे, वो न्यूमेरिकल के लिए रखेंगे। फिलहाल हम केवल कंसेप्ट और थ्योरी का जो पोर्शन है वो लेकर के चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज, यानी कि आवेश के गुण क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आवेश एक अदिश राशि है। आवेश क्या है? आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। अगर इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या लिख सकते हैं? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज एक अदिश राशि, यानी चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। मींस जिस तरह से द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, यानी कि मान तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती। उसी तरह से चार्ज भी मैग्नीट्यूड तो रखता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं रखता, यानी इसकी भी दिशा तो नहीं, सॉरी, इसका भी मान तो होगा, गणितीय मान होगा, लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड रखती है परंतु डायरेक्शन नहीं रखती, वो क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। तो मास के समान ही, मास या द्रव्यमान के समान ही चार्ज या आवेश भी एक कैसी राशि है? स्केलर राशि है या एक अदिश राशि है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आवेश एक अनापेक्षिक राशि है। अनापेक्षिक राशि है, और इसी को इंग्लिश में बोले तो क्या लिख सकते हैं? चार्ज इज ए अनरिलेटिव क्वांटिटी। चार्ज इज एन अनरिलेटिव क्वांटिटी। अनरिलेटिव का मतलब है अनापेक्षिक राशि है, अर्थात ये किसी, जिस तरह से हम द्रव्यमान से इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो द्रव्यमान को अगर हम देखें तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग पर भी निर्भर करता है। इसके आइंस्टीन ने एक समीकरण दी थी और क्या कहा था कि अगर किसी वस्तु का स्थिर द्रव्यमान एम नोट है, ये एम नोट क्या है? स्थिर द्रव्यमान है, और यदि यह स्थिर से v वेग से गति करने लग जाए, यानी v वेलोसिटी से या चाल, यानी स्पीड या वेलोसिटी v नोट, स्पीड या v नोट वेलोसिटी से, अगर एक स्टेशनरी चार्ज, एक स्टेशनरी या स्थिर चार्ज, सॉरी माफी चाहूंगा, एक एम नोट का कोई द्रव्यमान है जो कि स्थिर है, यानी कि किसी भी कण की स्थिर अवस्था में एक निश्चित द्रव्यमान होता है, तो किसी कण का स्थिर या स्टेशनरी अवस्था में उसका जो मास है वो कितना है? एम नोट। और ये एम नोट का स्थिर कण यदि v वेलोसिटी या v स्पीड से गति करने लग जाए तो इसका जो द्रव्यमान है वो चेंज हो जाता है, और उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव मास। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव मास, यानी कि वो वेलोसिटी या स्पीड पर डिपेंड करता है, इसलिए आपेक्षिक राशि है। कैसी राशि है? आपेक्षिक या रिलेटिव रिलेटिव क्वांटिटी है। कौन? मास। तो मास एक रिलेटिव क्वांटिटी है, और आइंस्टीन के अनुसार इसका जो इफेक्टिव मास होगा वो होगा m इक्वल टू एम नोट अपॉन रूट में 1 माइनस वी नोट स्क्वायर अपॉन
सी स्क्वायर, जहां वी नॉट इस एम कण का वेग या उसकी स्पीड है या चाल है, और सी स्क्वायर प्रकाश की चाल है। ठीक, अब इस स्थिति में अगर आप देखो तो एम नोट जो है वो डिफर होता है किससे, एम नोट से। किससे, एम नोट से। यानी कि एक कण स्थिर अवस्था में अगर अपना एम नोट द्रव्यमान रखता है तो वी वेग से या वी स्पीड से गति करने पर उसका इफेक्टिव मास ये हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। इसका मतलब मास जो है वो स्पीड पे डिपेंड करता है या वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, परंतु आवेश स्पीड या वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। इसीलिए चार्ज एक कैसी राशि है, अनापेक्षिक राशि अर्थात अनरिलेटिव क्वांटिटी है। आगे चीज में तो दोनों चीज क्लियर होनी चाहिए कि आवेश एक अनापेक्षिक राशि अर्थात ये स्पीड या वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, जबकि मास एक रिलेटिव क्वांटिटी है अर्थात आपेक्षिक राशि है जो कि स्पीड या वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और आइंस्टीन के अनुसार एक एम नोट की स्थिर वस्तु यदि v चाल या स्पीड से गति करने लगे तो उसका इफेक्टिव मास जो वो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू एम नोट अपॉन रूट में 1 माइनस वी नोट स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहां वी नोट उसकी वेलोसिटी या स्पीड है और सी स्क्वायर यहां पर सी जो है वो प्रकाश की या लाइट की स्पीड है, लाइट स्पीड है। ठीक है, तो ये इस तरह से अनापेक्षिक राशि है कौन, आवेश, जबकि द्रव्यमान कैसी राशि है, आपेक्षिक राशि है। अब इसके बाद में इसका तीसरा गुण, तो आवेश की योज्यता, ये देखते हैं आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता से अर्थ है एडिविटी ऑफ चार्जेज, इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी कि आवेशों की योज्यता। यह नियम क्या कहता है, यह आवेशों की योज्यता क्या कहती है कि किसी भी निकाय या बॉडी, कोई भी बॉडी है, उसका जो नेट चार्ज होता है वो उसमें उपस्थित अलग अलग चार्जेजों के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। अलजेब्रिक सम का मतलब बीजगणितीय योग, यानी कि नेट चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल चार्जेस, यानी जो टोटल चार्जेस है उनके सभी के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा क्या, नेट चार्ज। जैसे किसी बॉडी में Q1, Q2, Q3 एंड Qn, यानी n चार्जेस उपस्थित है हर चीज में, तो उस स्थिति में उस बॉडी का जो नेट चार्ज होगा Q नेट, वो Q1 प्लस Q2 प्लस डैश डैश प्लस Q1, यानी इसके जितने भी चार्जेस है उन सभी के अलजेब्रिक सम के बराबर होगी। और ये चार्जेस जो है वो इनके जो सिंबल होंगे प्लस या माइनस, यानी कि इनकी सिंबल सहित जो इनका चिन्ह है उसके सहित रखी जाएगी, तो नेट चार्जेस जो आएगा वो इन दोनों के क्या आएगा, इन सभी के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। तो जो आवेशों की एडिटिविटी है, यानी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस या आवेशों की योज्यता का अर्थ है कि किसी भी बॉडी का जो नेट चार्ज होता है वो उस बॉडी के अंदर उपस्थित विभिन्न या डिफरेंट चार्जेस के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। यहां आवेशों को उनके चिन्ह सहित जोड़ेंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है, इसमें प्लस 15 कूलम प्लस 5 कूलम प्लस 5 कूलम माइनस 10 कूलम, ये तीन चार्जेस उपस्थित है। तो इसका अगर नेट चार्ज देखें हम क्यू नेट, तो वो इनके तीनों Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के एड के बराबर होगा, अलजेब्रिक सम के बराबर। और इसी को आगे नीचे लिख सकते हैं Q नेट इक्वल टू, वैल्यू रखेंगे तो Q1 का मान है प्लस 15 कूलम प्लस 5 कूलम और माइनस 10 कूलम। अगर इनको ऐड करोगे तो ये प्लस 10 कूलम। तो यहां पर आवेश जो है वो आप देख सकते हो कि यहां पर आवेश की जो वैल्यू है वो इन सभी के अलजेब्रिक सम के इक्वल आती है। तो ये 20 माइनस 10 इक्वल टू प्लस 10। तो यहां पर आवेश की जो योज्यता है या एडिटिविटी है, इसका अर्थ यही है कि एडिटिविटी का मीन्स ये होता है कि किसी भी बॉडी का जो नेट चार्ज होता है वो उसमें प्रेजेंस विभिन्न या डिफरेंट जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उन सभी के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। लेकिन इसी तरह से द्रव्यमान भी अपने किसी बॉडी का जो कुल मास होता है वो भी उसी के
अलजेब्रिक सम के बराबर होता है, लेकिन आवेश धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी, लेकिन द्रव्यमान केवल और केवल क्या होता है, धनात्मक, यानी मास केवल पॉजिटिव होता है, जबकि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नेचर रखता है। ठीक है, तो ये हमारे चार्ज के कुछ 3 गुण देखे। इसके बाद में और हम चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, दूसरा आवेश एक इरिलेटिव या अनरिलेटिव क्वांटिटी है, अर्थात अनापेक्षिक राशि है, और नंबर 3 आवेशों की चार्जेस की एडिटिविटी यानी आवेशों की योज्यता। इसके बाद में अब हम बात करते हैं नंबर 4 पर, नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्जेस यानी आवेश की प्रकृति। तो आवेश की जो प्रकृति होती है वो 2 टाइप्स होती है, नेचर ऑफ चार्जेस पॉजिटिव और सेकंड इज नेगेटिव। यहां पे लिख सकते हैं हिंदी में चाहो तो, आवेश की प्रकृति, और कितनी होती है, 2, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई थी, एक तो धनावेश और एक ऋणावेश, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अरे जी सर में ये चार्ज की प्रकृति। और इसके बाद में नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज, बिटवीन 2 चार्जेज, यानी 2 आवेशों के मध्य, 2 आवेशों के मध्य बल की प्रकृति, नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज। तो 2 आवेशों के मध्य जो बल की प्रकृति होती है, ठीक है, वो 2 प्रकार की होती है, ये भी, एक अट्रैक्टिव फोर्स और एक रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षण, और दूसरा रिफ्लेक्टिव यानी कि प्रतिकर्षण। अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिफ्लेक्टिव फोर्स, तो 2 प्रकार की प्रकृति होती है आवेशों के मध्य, और कब कौन सी होगी, तो इसको भी ध्यान होना चाहिए। अगर समान प्रकृति के, समान प्रकृति, समान प्रकृति के अगर चार्जेस है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी कि रिफ्लेक्शन फोर्स। और यदि विपरीत प्रकृति के, विपरीत प्रकृति के चार्जेस है तो इनके बीच में अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षण बल लगेगा। ये दोनों ध्यान होना चाहिए। अरे जी सर में, तो यदि आवेशों की प्रकृति देखें तो वो 2 प्रकार की, एक धनावेश और एक ऋणावेश, और यदि 2 आवेशों के मध्य बल की प्रकृति देखें तो वो 2 प्रकार की, एक अट्रैक्टिव और दूसरा रिफ्लेक्टिव, यानी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण बल कब लगता है, जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति की हो, यानी प्लस और माइनस या माइनस और प्लस, और यदि प्लस प्लस या माइनस माइनस, यानी कि दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, यानी समान प्रकृति की बल हो, तो फिर कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल। तो ये हमने बल की प्रकृति देखी, तो ये 5 गुण हो गए। बाद में अब हम आगे देखते, छठा आता है हमारे पास आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण सिद्धांत, या आवेश संरक्षण भी लिख सकते हो केवल, यानी कि कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ चार्जेस। आवेशों का जो संरक्षण सिद्धांत है, आवेश संरक्षण सिद्धांत या कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ चार्जेस, ये क्या कहती है, इस सिद्धांत के अनुसार या आवेशों के संरक्षण के अनुसार किसी भी बॉडी का जो नेट चार्ज है वो सदैव क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज हो या केवल नेगेटिव चार्ज हो, उसको ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कि एक धनावेश या केवल एक ऋणावेश को उत्पन्न करना या निरस्त करना संभव नहीं है। तो यहां पर
जो नेट चार्जेस होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि ना तो आप धनावेश उत्पन्न कर सकते हो ना ऋणावेश, और ना इनमें से किसी को निरस्त कर सकते हो। यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय और एंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। लेकिन समान मात्रा में धनावेश और ऋणावेश को क्या किया जा सकता है, प्रोड्यूस्ड भी किया जा सकता है और उसे डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। लेकिन फिर भी जो नेट चार्जेस होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे हमारे पास है Na, यहां पर इसका कुल जो नेट चार्ज है वो 0 है, लेकिन अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे यानी कि रिमूव कर दे तो ये Na प्लस हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा। तो यहां पे प्लस का एक है और माइनस का भी एक है, लेकिन नेट चार्ज अगर अभी भी देखें तो क्या है, 0 है। इसका मतलब फाइनल चार्ज और इनिशियल चार्ज दोनों क्या है, 0 है। और अगर पहले से पॉजिटिव या नेगेटिव होता तो वही होता। अगर इसी प्रोसेस को उल्टा कर दे तो ये हो जाएगा। यानी कि समान क्वांटिटी में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैन बी क्रिएट एंड कैन बी डिस्ट्रॉय, बट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड ओनली पॉजिटिव चार्ज एंड ओनली नेगेटिव चार्ज। तो ओनली पॉजिटिव या ओनली नेगेटिव चार्ज को कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय एंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, बट equal quantity of positive charge and equal quantity of positive charge can be produced and can be destroyed। तो समान मात्रा में धनावेश और ऋणावेश को निरस्त भी किया जा सकता है और समान मात्रा में इनको उत्पन्न भी किया जा सकता है, लेकिन केवल धनावेश या केवल ऋणावेश को उत्पन्न करना संभव नहीं है। और इसी को कहते हैं आवेश का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो किसी भी बॉडी का जो कुल चार्ज है, नेट चार्ज है, वो हमेशा क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा यानी कि कंजर्वेटिव रहेगा। इसको किसी भी तरह से नष्ट करना संभव नहीं है। इसी को कहते हैं आवेश का संरक्षण, ठीक है। तो यहां पर ये हमारे पास आवेश का संरक्षण कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में इसका एक गुण बचता है और वो है आवेश का क्वांटाइजेशन। पॉइंट नंबर 7, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का क्वांटीकरण या आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। चार्ज भी लिख सकते हो, ठीक है। क्वांटाइजेशन क्या होता है, तो क्वांटाइजेशन को समझने से पहले एक वर्ड है हमारे पास क्वांटा, उसको समझते हैं, फिर क्वांटाइजेशन इजीली समझ में आ जाएगा। क्वांटा, क्वांटा क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो नेचर में फ्रीली प्रेजेंट होता है उसे हम उस भौतिक राशि का क्या कहते हैं या उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। यानी किसी भी भौतिक राशि का वह छोटे से छोटा कण जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है उसे हम उस भौतिक राशि का क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं, ठीक है। इसी को इंग्लिश में अगर लिखना चाहे तो क्या कह सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड क्वांटा ऑफ इट्स, ठीक है। तो किसी भी भौतिक राशि का जो सबसे छोटा कण होगा वही उसका क्या कहलाता है, क्वांटा कहलाता है। अब इसके लिए शर्त है कि वो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो किसी के साथ जॉइंट है, फ्रीली प्रेजेंट होगा तभी वो क्वांटा कहलाएगा। अब हम बात करते हैं आवेश के क्वांटीकरण की। तो आवेश का जो क्वांटा है इसका अर्थ यह है कि चार्ज किसी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल का इंटीजर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि उसका एक पूर्ण मल्टीप्लाई होगा। और हमने अभी थोड़ी देर पहले आपकी जो दूसरी पहला वीडियो था उसमें हमने देखा था, जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था आवेश, और उस समय कहा था कि किसी भी बॉडी से आवेश को उत्पन्न करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीजर नंबर में हटाए जाते हैं या इंटीजर नंबर में जोड़े जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आवेश जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इंटीजर मल्टीप्लाई होता है, यानी कि पूर्ण गुणज होता है। और यहां पर भी क्वांटीकरण का अर्थ यही है, क्वांटीकरण का अर्थ यह है कि किसी भी भौतिक राशि पर यानी किसी भी फिजिकल बॉडी पर उत्पन्न या प्रोड्यूस्ड होने वाला जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई। और एक इलेक्ट्रॉन के कारण जो चार्ज आता है वो होता है ई, कितना आता है, ई, उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू है। तो एन इलेक्ट्रॉन हटाए या जोड़े जाए तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की कारण जो उत्पन्न होने वाला आवेश है वो क्या आएगा, Q इक्वल टू एन, और ये होगा या तो प्लस या माइनस। यानी किसी भी वस्तु पर उत्पन्न होने वाला आवेश Q एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। और इसी को हम आवेश का क्या कहते हैं, क्वांटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अर्थात आवेश का इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होना ही उसका क्वांटीकरण कहलाता है।
और यहां पर आवेश का जो मात्रक है वो क्या यूज करेंगे, कूलम। इसका मतलब किसी भी बॉडी से हटाए गए या जोड़े गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो तो हम उस पर उत्पन्न होने वाले आवेश की गणना कर सकते हैं। ई यहां पर एक इलेक्ट्रॉन के कारण प्रोड्यूस्ड होने वाला चार्ज है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का अर्थ क्या है कि किसी भी बॉडी पर प्रोड्यूस्ड होने वाला चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का क्या होता है, इंटीजर मल्टीप्लाई होता है अर्थात पूर्ण गुणज होता है और इसकी वैल्यू क्या होगी, Q इक्वल टू एन ई, जहां पर Q प्रोड्यूस्ड होने वाला चार्ज और N रिमूविंग या एडिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस तरह से हम आवेश का क्वांटीकरण समझा सकते हैं और आवेश का जो मात्रक होगा वो होगा C। इसी तरह से कुछ अन्य भौतिक राशियां जो क्वांटीकृत है उनमें है, एक है ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या ऊर्जा E, ये होती है एन एच न्यू, जहां पर एच न्यू प्रकाश का क्वांटा कहलाता है जिसे हम फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोन। ये हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के चैप्टर में पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव उसमें। तो प्रकाश का जो सबसे छोटा कण होता है उसे प्रकाश का क्वांटा कहते हैं और प्रकाश का क्वांटा का नाम क्या है, फोटोन। क्या है, फोटोन। और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, एच न्यू। इसलिए नेट जो एनर्जी होगी प्रकाश की वो कितनी होगी, E इक्वल टू एन एच न्यू, यानी एक फोटोन का मल्टीप्लाई होगा, जहां पर H प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। ये उस सोर्स पर डिपेंड करती है जिस सोर्स से, यानी जिस सोर्स या स्रोत से उत्पन्न होता है। तो जिस स्रोत या जिस सोर्स से लाइट आती है उस पर डिपेंड करती है कौन, फ्रीक्वेंसी। तो हर एक सोर्स से आने वाली जो लाइट है उसका जो क्वांटा है उसकी एनर्जी फिक्स होती है और उसकी जो कुल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी, वो उसके एक फोटोन की क्या होती है, n टाइम्स होती है। इसका मतलब एनर्जी भी एक क्वांटीकृत राशि है, तो एनर्जी भी एक क्वांटाइजेशन एनर्जी है। इसी तरह से क्वांटाइजेशन फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है L, वो होता है NH/2π। ये बोर्स पोस्टुलेशन जो पढ़ते हैं हम, बोर की थ्योरियां, उनमें से एक है। ठीक है, L इक्वल्स टू NH/2π, जहां N नंबर ऑफ ऑर्बिट है एटम का। ठीक है, जो 1 2 3 4 ऐसे होगा। ठीक है, और H/2π यहां पर एक क्वांटा है, किसका, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का। तो ये कुछ क्वांटीकृत राशि है, लेकिन एक राशि ऐसी है जो क्वांटीकृत नहीं है और वो है द्रव्यमान। क्या है, द्रव्यमान। और वो क्वांटीकृत क्यों नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान का अभी तक कोई निश्चित क्वांटा ज्ञात नहीं किया गया है। तो द्रव्यमान एक क्वांटीकृत राशि नहीं है। तो कंपटीशन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी राशि क्वांटीकृत नहीं है, यानी कि नॉन क्वांटाइजेशन एनर्जी कौन सी है, तो कौन सी होगी, द्रव्यमान। तो 4 ऑप्शन होगा, उस 4 में से 3 आपको क्वांटीकृत राशियां मिलेगी और एक क्या मिलेगी, अक्वांटीकृत राशि। तो द्रव्यमान एक अक्वांटीकृत राशि है क्योंकि इसका अभी तक कोई क्वांटा ज्ञात नहीं है, जबकि बाकी जो राशि है वो क्या है, क्वांटीकृत है। तो ये हमारे पास यहां पर हमारे चैप्टर का पहला आर्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट है हमारा, इसमें आपके अलग अलग आर्टिकल्स हमने बना रखे हैं, उनमें से पहला आर्टिकल आपका चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी, ये यहां पर कंप्लीट होता है। अब यहां पर एक विशेष प्रकार का पार्टिकल आता है जिसे हम कहते हैं गेलमान। क्या कहते हैं, गेलमान। ये हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी बच्चे क्लासेस रेगुलर ये वीडियो देखिए आप लोग और अपने खुद के नोट्स बना सकते हो, या फिर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी क्लासेस हमारी चल रही है इनके जो पीडीएफ फॉर्मेट में जो नोट्स है वो मेरे टेलीग्राम ऐप पर इसी नाम से, डेल्टा प्लस के नाम से टेलीग्राम ऐप है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, उसमें जाकर के आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे जैसे हमारा चैप्टर होता जाएगा उसके पीडीएफ नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम ऐप पर मिलते जाएंगे, तो वहां से डाउनलोड करके आप अपने नोट्स बना सकते हो। लेकिन सभी बच्चे ईमानदारी से वीडियो देखिए और अपनी स्टडी कीजिए। नो डाउट सभी बच्चों के लिए, भले वो जेई मेंस या नीट की फाउंडेशन क्लास से ले रहा है या टारगेट क्लास से ले रहा है, या फिर वो सीबीएसई बोर्ड या आरबीसी की स्टेट बोर्ड के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसकी अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, और मेरी कोशिश ये है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को ये समझ में आ जाए। तो थोड़ा सा क्लास लंबी इस वजह से हो जाती है क्योंकि दोनों मीडियम को एक साथ लेके चलना पड़ता है, हिंदी को भी और इंग्लिश को भी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और एक बात सभी बच्चे फिर से ध्यान रखिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ये चैनल जो हमारा है
इसका ये फ्री प्लेटफॉर्म उन बच्चों के लिए है जो घर पर रह करके अपनी तैयारी कर रहे हैं। उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि इसका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।